वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसमें क्या है, अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। तो जब न्यू एंड डिवाइडेड नेशन का क्या मतलब है, नया देश बना हमारा, है ना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और एक देश बना। बट ये देश जो है वो बंटवारे के बाद बना था। देश दो बने थे, एक था पाकिस्तान और एक था हिंदुस्तान इंडिया, है ना। तो व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947 इट फेस्ड अ सीरीज ऑफ वेरी ग्रेट चैलेंजेस। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी मुश्किलें हमारे सामने थी। पार्टीशन हुआ था, है ना, बंटवारा हुआ था। तो 8 मिलियन यानी कि 80 लाख रिफ्यूजी का मतलब होता है वो लोग जो अपना देश छोड़ करके कहीं और उनको जाना पड़ता है। तो 80 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री फिर गए थे। कंट्री हो गई थी, पहले तो एक ही देश था। फिर जो इंडिया से मुसलमान पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से हिंदू और सिख जो है इंडिया आए थे। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर लोग का माइग्रेशन हुआ था। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। लोगों ने को अपने घर छोड़ने पड़े थे, अपनी जॉब्स छोड़नी पड़ी थी। Then there was the problem of the princely state, almost 500 of them। तो ये तो लोगों को इधर उधर जाना पड़ा था। और हमारे देश के बीच में ही जो पहले हिंदुस्तान था, जो कि बहुत बड़ा एक देश था, इसमें बहुत सारे रजवाड़े भी थे। जो राजा महाराजाओं के बहुत सारे इलाके थे, उनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है। तो ये लगभग 500 थे। तो क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो कह दिया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन जाए, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो ये राजा महाराजा हैं, इनकी मर्जी है तो ये अपना अलग देश बना ले। तो सोचिए, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 200 देश हैं और इंडिया में ही 500 देश बनने को तैयार हो रखे थे, है ना। तो हर कोई ना कोई राजा, कोई नवाब, है ना, कोई रूल करता था, जो बहुत ही मुश्किल से एक नया नेशन को ज्वाइन करने को रेडी हुए थे। वो चाहते कि वो अपना आज़ाद देश रखें। प्रॉब्लम जो थी रिफ्यूजीज ने काफ़ी ज़्यादा फेस की थी। एंड ऑफ द प्रिंसली स्टेट हैड टू बी एड्रेस्ड। अभी प्रिंसली स्टेट किस तरीके से अपने देश में मिलाए जाए, इंडिया में मिलाए जाए, और कैसे ये जो इतने शरणार्थी आ रहे हैं, जो जैसे कि पाकिस्तान से इंडिया में लोग आ रहे हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पर अच्छे से रखा जाए, ये हमारे देश के नेताओं के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। इन द longer term, the new nation had to adopt a political system that would best serve the hopes and expectations of its population। तो इस तरीके का मतलब देश होना चाहिए, इस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए जो पूरे देश को बांध करके रखे और अच्छे से जिससे देश चल जाए। महात्मा गांधी के, ये देखिए जो पिक्चर है, इतनी भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर लोग हैं। ये महात्मा गांधी के जो एशेज हैं, उनकी जो अस्थियां हैं, बीइंग इमर्स्ड इन इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में उनकी अस्थियों को बहाया गया था। लगभग आज़ादी के 6 महीने बाद द नेशन वॉज मॉर्निंग मतलब वो अफसोस जता रहा था, दुखी हो रहा था। और 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी का असैसिनेशन हो गया था। असैसिनेशन का मतलब होता है, देखिए असैसिनेशन मेनली शब्द इस्तेमाल किया जाता है जब किसी राजा को या फिर किसी बहुत बड़े नेता को जान से मार दिया जाता है, तो तब कहते हैं असैसिनेशन हुआ था बाया फेनाटिक का मतलब थोड़ा जिसके दिमाग में कुछ दिक्कत चल रही हो, एक पर्सन थे नाथूराम गोडसे, उन्होंने गांधी को मार दिया था, गांधी जी को, बिकॉज ही डिसएग्रीड विद गांधीज कन्विक्शन दैट हिंदूज एंड मुस्लिम शुड लिव टुगेदर इन हार्मनी। क्योंकि नाथूराम गोडसे को ये लगता था कि गांधी जो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम साथ में रह सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, हिंदू मुस्लिम शांति से साथ में नहीं रह सकते, ऐसा नाथूराम गोडसे का मानना था। इसलिए उन्होंने गांधी जी को मार दिया था। उस शाम अ स्टन्ड नेशन, मतलब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि ये क्या हो गया, गांधी जी कैसे मर गए। तो जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था ऑल इंडिया रेडियो पे। उस समय टीवी तो होते नहीं थे, तो रेडियो ही चलता था। उन्होंने बोला था, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, दोस्तों और साथियों, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर, आर बिलव्ड लीडर। मतलब हमारे ये कहते हैं कि दोस्तों और साथियों, जो रोशनी है वो हमारी ज़िंदगी से जा चुकी है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हमारे जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा प्यार पाने वाले लोगों के जो लीडर थे, फादर ऑफ आवर नेशन, ये अब नहीं रहे। तो इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी जब गांधी जी की अस्थियों को बहाया जा रहा था। इंडियाज पॉपुलेशन इन 1947 वॉज लार्ज, मतलब 1947 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 345 मिलियन। तो आप देख लीजिए 345 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो मतलब बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन थी। इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड, और मतलब बटी हुई भी थी। डिवीजन थे हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच में, मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी एंड इंडियंस हु प्रैक्टिस्ड अदर फेथ्स। तो मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर तो हिंदू थे और बाकी जो दूसरे धर्म फॉलो करते थे। सिटीजन्स ऑफ दिस वास्ट लैंड, मतलब इस
बड़े से देश के जो नागरिक थे वो बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग तरीके की ड्रेसेस पहनते थे, अलग खाना खाते थे और अलग तरीके के उनके प्रोफेशंस थे, अलग अलग तरीके के काम किया करते थे। हाउ कुड दे बी एबल टू लिव टुगेदर इन वन नेशन? अब यार इतने सारे अलग अलग तरीके के लोग एक देश में एक साथ मिलकर के किस तरीके से रह सकते हैं? टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वॉज एडेड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट। अब यूनिटी थी कि भाई साथ मिलकर के, यूनिटी की प्रॉब्लम थी कि कैसे एक साथ मिलकर के ये लोग रहेंगे, और प्रॉब्लम ये भी थी कि किस तरीके से इस देश का डेवलपमेंट किया जाए, किस तरीके से प्रगति के रास्ते पर इस देश को लेकर के जाया जाए। आज़ादी के समय वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन विलेजेस। तो जब आज़ाद हुआ था तो हमारा देश, ज़्यादातर हमारे देश के लोग गाँव में रहते थे। फार्मर्स एंड पीसेंट्स डिपेंडेंट ऑन द मानसून फॉर देयर सर्वाइवल। तो किसान हो गए, है ना, और जो खेती करते हैं लोग, वो किस पर? मानसून पर। आज भी मानसून पर डिपेंड है। मानसून क्या होता है? देखिए, मानसून होती है बारिश का मौसम। जो बारिश होती है हमारे देश में उसको मानसून कहते हैं। तो आज भी हमारे देश के किसान मानसून पर डिपेंड है। उस समय आज़ादी के समय सोचिए कि कितने ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, है ना। तो नॉन फार्म सेक्टर जो है वो रूरल मतलब इकोनॉमी था। नॉन फार्म सेक्टर का मतलब होता है कि फार्म सेक्टर जो खेती से रिलेटेड हो, है ना, और नॉन फार्म सेक्टर जैसे कि बुनकर हो गए जो बुनाई करते हैं, या फिर जो लोहार हो गए, ये सारे नॉन फार्म सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, मतलब किसी भी देश के। फॉर इफ़ द क्रॉप्स फेल, अगर क्रॉप फेल हो जाए तो बार्बर्स हो गए, कारपेंटर हो गए, वीवर्स हो गए, और बाकी सारे सर्विस ग्रुप भी, उनको भी उनकी सर्विस के लिए पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर किसान के पास पैसे नहीं होंगे तो वो बाल कैसे कटवाएगा, वो अपने चप्पलें कैसे बनवाएगा, है ना। ये सारी कारपेंटर, वो कारपेट कैसे खरीदेगा। तो अगर रूरल एक तरह से फसल खराब हो जाती थी तो देश की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में पहुंचाया करती थी उस समय। सिटीज़ में फैक्ट्री वर्कर्स लिव्ड इन क्राउडेड स्लम विद लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ केयर। शहरों की भी बात करें तो जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे वो बहुत ही ख़राब कंडीशंस में रहते थे। उनके पास एक्सेस नहीं थी, मतलब ना ही ज़्यादा वो पढ़ाई लिखाई कर पाते थे और ना ही हेल्थ केयर अच्छी थी। क्लियरली जो नया नेशन था हैड टू लिफ्ट इट्स मासेस आउट ऑफ पॉवर्टी बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड बाय प्रमोटिंग न्यू जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री। तो अब अगर इंडिया को डेवलप करना था और अपने देश को आगे बढ़ाना था तो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की बनानी पड़ती। मतलब प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? सपोज करिए कि आपने 1 किलोमीटर के लैंड पे खेती करी है और आपकी 100 किलो फसल हो रही है सपोज, और अगर आप 1 ही किलोमीटर के लैंड पे प्रोडक्टिविटी अगर आपकी बढ़ जाती है तो हो सकता है 1000 किलो की फसल हो जाए। तो ये होती है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, मतलब एरिया उतना ही यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा फसल उग रही है। जैसे आप एक और तरीके से समझ सकते हैं कि आप 1 घंटे में 1 चैप्टर कवर कर रहे हैं, या फिर आप 1 घंटे में 1 पेज ही कवर कर पा रहे हैं अपने सिलेबस का। तो आप प्रोडक्टिव कब होंगे? जब आप 1 घंटे में 1 चैप्टर कवर कर रहे होंगे। तो ये होती है प्रोडक्टिविटी। तो अब अगर हमारे देश को पॉवर्टी होता है गरीबी से बाहर निकालना है तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, नई नई जॉब्स क्रिएट करनी होंगी, ऐसी इंडस्ट्रीज लगानी होंगी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दें। यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड। तो मतलब यूनिटी, एकता, और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो साथ साथ चलने की ज़रूरत होती है। अगर डिविजन्स जो हो जाते हैं अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में इंडिया के वर नॉट हील्ड, उनको ठीक ना किया जाए, दे कुड रिजल्ट इन वायलेंट एंड कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अगर ये जो भेदभाव है देश में लोगों के बीच, अगर इनको सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो हाई कास्ट जो है वो फाइट करने लगेगी लो कास्ट के साथ, हिंदू मुस्लिम के साथ लड़ाइयाँ करने लगेंगे, इस तरीके से लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। सेम टाइम पे अगर फ्रूट्स जो हैं, फ्रूट्स मतलब होता है फल मतलब हिंदी में, और अगर हम वैसे भी देखें कि फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, अगर जो डेवलपमेंट हो रही है इसका फ़ायदा सबको ना पहुँचे, हर किसी तक ना पहुँचे पॉपुलेशन में, तो फिर और फ्रेश डिवीजन क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि रिच और पुअर का, अमीर गरीब का डिवीजन भी क्रिएट हो सकता है। शहर और कंट्री साइड होता है गाँव का भेदभाव हो सकता है बिटवीन रीजन्स ऑफ इंडिया दैट वर प्रॉस्पेरस एंड द रीजन दैट वर लैग्ड बिहाइंड। तो आज तो यही हो गया ना, कुछ एरिया हमारे देश के इतने अमीर हैं, इतने प्रॉस्पेरस हैं, और कुछ एरिया इतने ज़्यादा गरीब है या फिर वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गए हैं। आज के टाइम में हमें देखने को मिल रहा है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान होता है जिसमें हमारे देश के कानून लिखे हुए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारी ड्यूटीज और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो है हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। Between December 1946 और November 1949, some 300 Indians had a series of meetings on the country's political future. तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में लगभग
हम 300 इंडियंस हमारे देश के 300 लोगों ने काफ़ी सारी मीटिंग्स करी कि हमारे देश का पॉलिटिकल फ्यूचर आखिर होगा कैसा। मीटिंग्स जो थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जो ये मीटिंग्स होती थी नई दिल्ली में हेल्ड मतलब करवाई जाती थी, बट जो पार्टिसिपेंट्स थे केम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो दिल्ली में ये मीटिंग्स होती थी बट पूरे देश से लोग आते थे इसको मतलब मीटिंग को हेल्प करने के लिए या फिर मीटिंग करने के लिए, क्योंकि 300 लोग जो थे वो देश के अलग अलग कोनों से थे और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से थे। डिस्कशन होते थे कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे देश के संविधान को फ्रेम किया जाएगा। और हमारे देश का संविधान है वो लगभग 2 साल 11 महीने और दिन में भूल गई कितने थे, हाँ तो मतलब लगभग ऑलमोस्ट 3 ईयर्स में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनके कंप्लीट हुआ। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया और 26 नवंबर 1949 को ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी थी। वन फीचर उसी 26 नवंबर को इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे भी मनाया जाता है। वन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इट्स एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो एक जो फीचर था कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मैंने बहुत सारे वीडियो में बहुत बार आप लोगों को बता रखा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि हर किसी वयस्क नागरिक को जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का या समुदाय का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। सिंपल भाषा में 18 ईयर से ऊपर कोई भी हो, लड़का लड़की, और उनका वोटर आईडी में नाम हो, मतलब कोई भी दर्ज करवा सकता है अपना नाम, और इस देश का अगर नागरिक है ना तो उसको वोट देने का अधिकार है। मतलब वोट देने का अधिकार पढ़ाई लिखाई अमीरी गरीबी किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप 18 साल से ऊपर हैं और इंडिया के नागरिक हैं। ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ 21 वुड बी अलाउड टू वोट इन द स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन। उस समय पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, संविधान बनाया गया था, तो वोटिंग एज 21 रखी गई थी, अब तो 18 हो गई है। 1989 के बाद से 18 हो गई थी। दिस वॉज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप, ये काफ़ी बड़ा स्टेप था। फॉर नेवर बिफोर हैड इंडियंस बीन अलाउड टू चूज देयर ओन लीडर्स। तो इससे पहले कभी भी इंडियंस को अलाउ नहीं किया गया था कि वो अपने लीडर्स को खुद चुने। दूसरी कंट्रीज में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, राइट हैड बीन ग्रांटेड इन स्टेजेस। मतलब ये जो राइट है वोट देने का वो काफ़ी स्टेजेस में आया। पहले उन मेन को दिया गया था, हमारे देश की बात नहीं कर रहे अभी हम, हमारे देश में तो स्टार्टिंग से सबको दे दिया गया था। यूनाइटेड किंगडम दुनिया के हर एक देश में पहले उन्हीं लोगों को दिया गया था जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, आदमियों को। फिर उसके बाद जिनकी मेन वर एजुकेटेड ऑल्सो, जिनके पास एजुकेशन होती थी, उन लोगों को भी वोट देने के अधिकार में ऐड कर लिया गया। फिर जो वर्किंग क्लास मैन थे उनको वोट देने का अधिकार मिला काफ़ी लंबी स्ट्रगल के बाद। फाइनली बिटर स्ट्रगल ऑफ देयर ओन अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन वर ग्रांटेड द वोट। फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई, बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए, फिर अमेरिकन और ब्रिटिश वुमेन को, औरतों को भी वोट देने का अधिकार मिला था। ऑन द अदर हैंड इंडिया जैसे ही आज़ाद हुआ तभी हर किसी को वोट देने का अधिकार मिल गया, रिगार्डलेस जिसका कोई जेंडर हो, वो औरत है आदमी है, कोई किसी क्लास का, वो अमीर है गरीब है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि आप किसी को, एक गरीब इंसान को, एक गरीब अनपढ़ इंसान को वोट देने का अधिकार इसलिए ना दे क्योंकि उसने गुनाह किया है कि वो गरीब है। तो इस तरीके की बातें हमारे देश के लीडर्स ने कही थी। जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूसिंग द रिजोल्यूशन। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू हैं और ये रिजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या होगा हमारे संविधान में ये बता रहे हैं। अब सेकंड फीचर, फर्स्ट फीचर तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हर वयस्क नागरिक को हमारे देश में वोट देने का अधिकार है। सेकंड फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कॉन्स्टिट्यूशन ना गारंटी देता है इक्वालिटी बिफोर लॉ टू ऑल सिटीजन्स। हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनके पास समानता का अधिकार है, चाहे आप हो चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, आप लोग कानून की नज़र में बिल्कुल इक्वल है। बट हाँ, आप कहेंगे कि उनको तो सिक्योरिटी, क्योंकि उनका एक ओहदा, उन्होंने वो ओहदा जीता है ना। तो बाकी अगर वो कोई क्राइम करेंगे तो उनको भी उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी आपको मिलेगी अगर आप कोई क्राइम करते हैं। तो हमारे देश के कानून के अकॉर्डिंग ये है इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजन्स। कानून के सामने सारे के सारे नागरिक बिल्कुल बराबर हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजियस एफिलिएशन। तो भाई उसकी कोई भी कास्ट हो, किसी पर्सन की, किसी भी धर्म का हो, अगर उसने कोई गुनाह किया है तो उसको उतनी ही सजा मिलेगी जितनी की किसी दूसरे अमीर या इन्फ्लुएंशियल पर्सन को। देयर वर सम इंडियंस हु विश दैट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ न्यू नेशन बी बेस्ड ऑन हिंदू आइडियल्स। कुछ चाहते थे कि जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं या जो भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए देश में चीज़ें। बट इंडिया इटसेल्फ भी रन एज अ हिंदू स्टेट, और कुछ चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र के तौर पर इंडिया को चलाया जाए। उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल दिया पाकिस्तान का कि उन्होंने पाकिस्तान में तो इस्लाम धर्म के बेसिस पे देश को चला रहा है और उनकी खुद की कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी। बट हमारे देश के काफ़ी सारे लीडर्स ने कहा कि वो
पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का देश हो सकता है, मगर हमारा भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं, हर एक धर्म जाति संप्रदाय के जो भी लोग इस देश में रहते हैं, ये देश सबका बिल्कुल बराबर है। इस तरीके से हाउएवर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो उनकी ओपिनियन थी कि इंडिया जो है वो एक हिंदू पाकिस्तान नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा, हर किसी के लिए देश होगा। बिसाइड मुस्लिम्स इंडिया ऑल्सो हैड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिख्स, क्रिश्चियंस, पारसी और जैन। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको सेम राइट्स दिए गए हिंदू के बराबर, मतलब किसी को कोई भी धर्म, कोई भी जाति हो, कुछ भी हमारे देश में सब बराबर हैं। सबको सेम अपॉर्चुनिटी दी गई, सबको जॉब्स में सेम अपॉर्चुनिटी दी गई, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब हो। हाँ, रिजर्वेशन जो है वो असमानताओं को हटाने के लिए किया गया है। जो असमानता है वो हट के सब समान आ जाए, इसीलिए रिजर्वेशन दिया जाता है। उसके बारे में खैर अभी नहीं देखेंगे हम, हमारे देश में सब कोई बराबर है, ये बात है। थर्ड फीचर है, अ थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इज ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेज फॉर द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड। तो थर्ड फीचर है, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जिनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, उनको थोड़े कुछ फ़ायदे पहुँचाए जाए। जो प्रैक्टिस की जाती थी अनटचेबिलिटी की, मतलब ये तो अछूत है, और कहा जाता था स्लर है, ब्लॉट है ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया, कि भाई इंडिया का जो स्वर्णिम नाम है वो उसके नाम पर अनटचेबिलिटी एक धब्बा है, धब्बा ऑब्वियसली यार, क्योंकि अगर आप किसी के साथ अपने ही देश के नागरिकों के साथ भेदभाव करेंगे तो वो देश ही कैसा है ना। तो इस प्रैक्टिस को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। और हिंदू टेम्पल्स जो कि प्रीवियसली सिर्फ हाई कास्ट के लिए ओपन थे, अब वो हर किसी के लिए ओपन हो गए हैं। अगर ऐसा कोई मंदिर है जो लो कास्ट के लिए या फिर किसी को उसमें जाने की मनाही की जाएगी तो फिर इस पर केस किया जा सकता है। काफ़ी लंबी डिबेट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये भी रिकमेंड किया दैट सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर एज वेल एज जॉब्स इन गवर्नमेंट बी रिजर्व फॉर मेंबर्स ऑफ लोअर कास्ट। फिर रिजर्वेशन की बात भी यहाँ पर आ गई कि लोअर कास्ट जो है उनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है सदियों से, इसलिए उनको ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन देना जरूरी है। इट हैड बीन आर्ग्यूड बाय सम दैट अनटचेबल और एज दे वर now known Harijan candidates did not have good enough grades to get into the prestigious Indian एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो प्रेस्टिजियस IAS ऑफिसर मतलब DM बनने के लिए भी उनको रिजर्वेशन मिले, क्योंकि वो इतनी ऊंचे ओहदे पर जाएंगे तो उनकी समाज में इज्जत जरूर बढ़ेगी। But as one of the members of the Constituent Assembly, H.J. Khandekar argued it was the upper caste who were responsible for Harijans being unfit today. Addressing his more privileged colleagues, Khandekar said, तो उन्होंने कहा कि जो अपर कास्ट है इसकी वजह से हरिजन की जो इतनी बुरी कंडीशंस है वो ये अपर कास्ट की वजह से। उन्होंने कहा कि हमें सदियों से, सालों से, हजारों सालों से दबाया गया है। You engaged us in your service to serve your own ends and suppressed us to such an extent that neither our minds nor our bodies and nor even our hearts work nor we able to march forward। तो उसमें ये बोलते हैं कि हजारों सालों से आप लोगों ने, अपर कास्ट ने हमें इतना दबाया है, इतनी हमारी सोल तक को आप लोगों ने दबा के मार दिया है। ना ही आज हमारे दिमाग चलते हैं, ना ही बॉडी चलती है, और ना ही हमारा दिल ही काम करता है। अब हम लोग इतनी मतलब बुरी कंडीशन में है कि साथ खड़े होने के कंडीशन में भी नहीं है कि हम अपने हकों के लिए लड़ाई कर सकें। फिर आगे आता है अलॉन्ग विद द फॉर्मर अनटचेबल्स द आदिवासीज, अनटचेबल्स जिनके साथ बुरा हुआ, आदिवासी जिनको शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया जॉब्स में। लाइक द शेड्यूल कास्ट दीज इंडियंस टू हैड बीन डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो कहते हैं ना कि जंगली हैं, इनको तो कुछ नहीं आता है, इस तरीके की बातें जो शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं उनके साथ की जाती थी। ट्राइबल्स हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ट्राइबल्स को मॉडर्न हेल्थ केयर और एजुकेशन से भी दूर रखा गया, उनको उनके लैंड से निकाला गया, जंगलों से, और पावरफुल आउटसाइडर्स आए, बाहर के लोग आए और उनके जंगलों पर कब्जा कर लिया गया, उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। तो नई प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वर मेंट टू मेक दीज अमेंड्स फॉर दिस। तो ये जो नई प्रिविलेजेस उनको दी गई हैं गवर्नमेंट सीट्स के लिए रिजर्वेशन जो दिया गया है SCs को, STs को, तो इससे दिया गया है ताकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को वो की भरपाई की जाए और समाज में उनकी इज्जत बढ़ सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफ़ी सारे दिन बिताए थे ये तय करने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर और स्टेट गवर्नमेंट की पावर मतलब कितनी कितनी किसके पास होंगी। कुछ मेंबर्स ने सोचा कि सेंटर्स इंटरेस्ट शुड बी फॉरमोस्ट। कुछ ने कहा कि सेंटर का इंटरेस्ट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है हमारे देश में, जिससे प्राइम मिनिस्टर बनता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट होती है, चीफ मिनिस्टर है ना, अलग अलग होते हैं। हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, तो इसके बारे में भी डिबेट हुई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए।
तो बहुत सारे लोगों का मानना था कि सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है वही देश को सही तरीके से चला सकता है, इस पोजीशन में होगा कि वो देश के भले के लिए काम कर सके पूरी तरीके से। कुछ मेंबर्स को ये भी लगा कि प्रोविंसेस यानी कि जिन्हें हम स्टेट कहते हैं उनके पास ज़्यादा ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा स्वायत्त, ताकि वो अपनी मर्जी से काम कर सकें, ज़्यादा आज़ादी होनी चाहिए। मैसूर से कुछ मेंबर्स थे, वो फियर करते थे कि अंडर प्रेजेंट डेमोक्रेसी इज सेंटर्ड इन दिल्ली, इट इज़ नॉट अलाउड टू वर्क इन द सेम सेंस एंड स्प्लिट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो वो कहते हैं कि ठीक है, दिल्ली में तो सरकार डेमोक्रेसी जैसी चल जाएगी, बट बाकी देश का क्या होगा, क्या वहाँ चल पाएगी इस तरीके से। मेंबर्स जो थे मद्रास से उन्होंने इंसिस्ट किया कि इनिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी ना वेलबिंग की लोगों की, वो प्रोविंसेस को देनी चाहिए, शुड रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो मद्रास से काफ़ी नेता थे, उन्होंने कहा कि ज़्यादा पावर जो स्टेट्स हैं उनके पास होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सॉट टू बैलेंस दीज कंपीटिंग क्लेम्स बाय प्रोवाइडिंग 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल मतलब सही तरीके से बंटवारा किया गया, 3 लिस्ट बनाई गई। एक थी यूनियन लिस्ट और जिसमें सब्जेक्ट्स थे टैक्स, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स। तो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स थे टैक्सेस, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, विच वुड बी एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर। तो टैक्स हो गया, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स वो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स थे, वो था एजुकेशन एंड हेल्थ, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्टेट्स की। देखिए ये ना इंपॉर्टेंट है, 3 लिस्ट बनाई गई, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें डाली गई, वो सारी की सारी स्टेट काम करेगी। यूनियन लिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें डाली गई, वो सारे काम यूनियन देखेगी। और कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई जो दोनों के दोनों डिसीजन लेंगे, स्टेट और सेंटर मिलकर के उसमें डिसीजन ले सकते हैं, फिर अलग अलग भी ले सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट में टैक्स, मतलब टैक्स कैसे कैसे चलेगा वो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, डिफेंस कैसे चलेगा, देश को प्रोटेक्ट करना, फॉरेन अफेयर्स बाहर के देशों से कैसे रिलेशन होगी, ये सब यूनियन में आया। स्टेट लिस्ट में आए सब्जेक्ट जैसे कि एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, हेल्थ, ये स्टेट में आए। कॉन्करेंट लिस्ट में आए जैसे कि जंगल हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों की दोनों जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते थे। अब देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ पर है ना, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनका जन्म 1891 में हुआ था और डेथ हो गई थी 1956 में। और रिस्पेक्टिवली इनको मतलब काफ़ी प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था। बिलोंग टू मराठी स्पीकिंग दलित फैमिली को बिलोंग करते थे। एक लॉयर थे, इकोनॉमिस्ट थे और दलित लीडर थे, और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है। अब यहाँ से देख लेते हैं, अब देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ से पार्ट पे काफ़ी बड़ा हो रहा है ना वीडियो, यहाँ से इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।